उनकी बात मुझे सुनाई दे जाए इसके लिए पिताजी को चिल्लाना पड़ रहा था, और वो चिल्लाते थे, हमेशा ऐसा व्यवहार करो कि मानो ना तो कोई तुमसे अच्छा है और ना ही बुरा, यही सही होगा। कोई रईस हो या मछुआ, पादरी हो या सैनिक, सब एक ही हैं, शरीर के अंग हैं, और तुम उतने ही जरूरी या महत्वपूर्ण हो जितने कि दूसरे। किसी आदमी से कोई संबंध बनाते समय यह नहीं सोचो कि उसमें भलाई से ज्यादा बुराई है, यही सोचो कि उसमें भलाई ज्यादा है, और तब ऐसा ही हो भी जाएगा। लोगों से वही मिलता है जो हम उनसे चाहते हैं। जाहिर है कि यह सब एक ही सांस में नहीं कहा गया था, बल्कि अलग अलग अनुदेशों के रूप में। हमें एक के बाद एक लहर उछालती जा रही थी, और कभी लहरों के नीचे तो कभी उनके ऊपर से, फुहारों के बीच में से ही मुझे पिताजी के उक्त शब्द सुनाई देते थे। बहुत से शब्द मुझ तक पहुंचने से पहले ही हवा उड़ा ले जाती थी। बहुत से शब्द मैं समझ नहीं पाया। महानुभाव, वो भी कोई समय था शिक्षा देने का जब हर घड़ी मौत सिर पर नाच रही थी? मुझे डर लग रहा था। मैंने सागर को पहली बार ऐसे गुस्से में उफनते देखा था, और मैं अपने को उसमें बहुत ही असहाय अनुभव कर रहा था। मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि तब या बाद में उन क्षणों को याद करने पर मुझे ऐसी अनुभूति हुई जो आज तक मेरे स्मृति पट पर अंकित है। पिताजी को मैं मानो उस समय भी आंखों के सामने जिंदा देख रहा हूँ। वे नाव के तल में गठिया के मारे हाथ फैलाए और उंगलियों से उसके सिरों को थामे बैठे थे। उनका टोप बह गया था। लहरें उनके सिर और कंधों पर कभी दाएं तो कभी बाएं, कभी पीछे तो कभी सामने से झपटती थी। वो अपना सिर जोर से झटकते थे, फू फू करते हुए पानी थूकते थे, और जब तब चिल्लाकर कुछ कहते थे। भीगने पर वह छोटे से हो गए थे, और उनकी आंखें डर या दर्द के कारण फैलकर बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। मेरे ख्याल में तो दर्द की वजह से ही। मेरी बात सुनो, पिताजी चिल्लाते। अरे सुनते हो? कभी कभी मैं उन्हें जवाब देता, हाँ सुन रहा हूँ। याद कर लो कि मानव ही हर अच्छाई का आधार है। अच्छी बात है, मैंने जवाब दिया। धरती पर उन्होंने मुझे कभी ऐसी बात नहीं कही थी। वो खुशमिजाज और दयालु थे, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा मजाक सा उड़ाते और मुझ पर यकीन न करते हुए वो मेरी ओर देखते हैं। मुझे अभी तक बच्चा ही मानते हैं। कभी कभी मेरे दिल को इससे ठेस लगती। जवान लोगों में भी अपना स्वाभिमान होता है। पिताजी के चीखने से मेरा डर खत्म हो जाता। शायद इसलिए मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद है। बूढ़ा मछुआ कुछ देर चुप रहा, सफेद झाग वाले सागर को देखता रहा, मुस्कुराया और आंख मिचकिचा कर बोला, महानुभाव, मैं लोगों को एक जमाने से जांचता परखता आया हूँ, और ऐसा करना उन्हें समझने के ही समान है, तथा जितना अधिक हम उन्हें समझते हैं उतनी ही अधिक अच्छाई हम उनमें पाते हैं। यकीन कीजिए, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो उनका प्यारा गीला चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें मुझे याद है। वे गंभीरता और प्यार से मेरी ओर ऐसे देख रही थी कि उस समय मैं ये समझ गया कि मौत तो मेरे पास आज आएगी नहीं। डर जरूर रहा था, किंतु जानता था कि मरूंगा नहीं। आखिर हमारी नाव उलट गई। हम दोनों उछलते पानी में फेन में जा गिरे, और हमें अंधा सा किए दे रहा था। लहरें हमारे शरीरों को इधर उधर फेंकती थी, नाव के तल से टकराती थी। हमने जो कुछ संभव था पहले ही वह सब नाव के तख्ते के साथ बांध दिया था। रस्से हमारे हाथों में थे, और जब तक शक्ति बाकी थी हम अपनी नाव से अलग नहीं होंगे। लेकिन पानी में अपने को संभाले रखना बहुत मुश्किल था। कई बार लहरों ने पिताजी को या मुझे उल्टी हुई नाव पर फेंक दिया, और उसी क्षण उससे दूर भी उल्टी हो गए। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सिर चकराता था, कान बहरे और आंखें अंधी सी हुई जा रही थी। आंखों और कानों में पानी भरा हुआ था और बहुत सा निगलना भी पड़ता था। यह सब बहुत समय तक, कोई 7 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद हवा ने अचानक अपना रुख बदल लिया, बहुत जोर से तट की ओर बहने लगी, और हम बड़ी तेजी से तट की ओर जाने लगे। बस मैं खुश होकर चिल्ला उठा, हिम्मत बनाए रखिए। पिताजी ने भी चिल्लाकर कोई जवाब दिया। एक ही शब्द मेरी समझ में आया, चट्टानें। पिताजी तटवर्ती चट्टानों के बारे में सोच रहे थे। वे अभी बहुत दूर थी और मैंने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, लेकिन वह तो मामले को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते थे। हम घोंघों की तरह अपनी नाव से चिपके हुए उससे टकरा टकरा कर बुरी तरह बेहाल, शक्तिहीन और गूंगे से होकर पानी के पर्वतों के बीच से बड़ी तेजी से बहे जा रहे थे। यह किस्सा काफी देर तक चलता रहा, लेकिन जब तक तट की काली चट्टानें नजर आने लगी तो सब कुछ ऐसी तेजी से हुआ कि बयान से बाहर। वे डोलती सी हमारी ओर सरकी और पानी के ऊपर झुकी तथा मानो हमारे सिरों पर टूट पड़ने को तैयार थी। सफेद फेनिल लहरों ने लगातार हमारे शरीरों को उछाला। हमारे नाव जूते की एड़ी के नीचे आकर टूट जाने वाले अखरोट की तरह चरमराई।
मैं उससे अलग हो गया। मुझे अपने सामने चट्टान की कटी फटी काली अंतड़ियां दिखाई दी जो छुरों की तरह तीखी थीं। मुझे पिताजी का सिर अपने ऊपर और फिर शैतानों के उन भयानक पंजों के ऊपर दिखाई दिया। फिर 2 घंटे बाद उनका शरीर मिला। उनकी पीठ टूटी और खोपड़ी कुचली हुई थी। सिर का घाव बहुत बड़ा था। मस्तिष्क का एक भाग उसमें से बह गया था, किंतु मुझे घाव में लाल नसों सहित भूरे भूरे टुकड़े की याद है जो संगमरमर या रक्त के साथ फेन के समान थे। उनकी सूरत बेहद बिगड़ गई थी। सारा शरीर बुरी तरह से कुचल गया था, किंतु चेहरा निर्मल और शांत था तथा आंखें अच्छी तरह खूब कसकर मूंदी हुई थी। और मेरा भी खासा बुरा हाल था। मुझे बेहोशी की हालत में तट पर लाया गया। हम अमल्फी के आगे महाद्वीप पर बह गए थे। अजनबी जगह थी, लेकिन लोग अपने ही थे, हमारे जैसे मछुए ही। ऐसी घटनाओं से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता, बल्कि ये उन्हें दयालु बना देती है। वास्तव में खतरे की जिंदगी बिताने वाले लोग हमेशा दयालु होते हैं। मेरे ख्याल में पिताजी के बारे में मैं जैसा अनुभव करता हूँ वैसे बयान नहीं कर पाया हूँ। 51 वर्ष से जो कुछ मैं अपने दिल में सहेजे हुए हूँ उसे अभिव्यक्ति देने के लिए विशेष शब्दों की, शायद गीतों की जरूरत है, किंतु हम मछलियों की तरह सीधे साधे लोग हैं और उतने सुंदर ढंग से सब कुछ नहीं कह सकते जैसा कि कहना चाहेंगे। इंसान जितना कुछ कह सकता है हमेशा उससे ज्यादा अनुभव करता है और जानता है। इस मामले में सबसे अधिक महत्व की बात तो ये है कि मेरे पिताजी मौत की घड़ी में ये जानते हुए कि अब उससे बच नहीं सकेंगे, डरे नहीं, मुझे अपने बेटे को भूले नहीं और जो कुछ वो महत्वपूर्ण जानते थे उसे मुझे बता देने के लिए उन्होंने समय और शक्ति भी खोज निकाली। 67 साल बिता चुका हूँ मैं इस दुनिया में और कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे जो सीख दी थी वो बिल्कुल सही है। बूढ़े ने अपना बुना हुआ टोपा उतारा जो कभी लाल रंग का रहा होगा लेकिन अब भूरा लगता था। उसमें से पाइप निकाला और नंगी कांसे के रंग जैसी खोपड़ी झुकाकर जोर देते हुए कहा, प्यारे महानुभाव, सब कुछ बिल्कुल सही है। लोग वैसे ही होते हैं जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। उन्हें दयालु नजरों से देखिए तो आपका भी भला होगा और उनका भी। ऐसा करने से वे और भी बेहतर हो जाएंगे और आप भी। बड़ी सीधी सी बात है ये। पवन अधिकाधिक प्रबल, लहरें अधिकाधिक ऊंची, तीखी और फेन के कारण सफेद होती जा रही थी। सागर में उभरती फेनी लहरें तेजी से दूर बहती जा रही थी और 3 पालों वाले 2 जहाज क्षितिज की गहरी नीली रेखा के पीछे गायब भी हो चुके थे। द्वीप के खड़े तट लहरों के फेन से ढके हुए थे। नीला पानी जोर से उछल और खदबदा रहा था तथा झींगुर बड़े उत्साह से और लगातार अपना झीं झीं का राग अलापते जा रहे थे।